यह यात्रा है सोने की चिड़िया भारत की। भारत जो कि विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों का महाकुंभ है। भारत जहाँ की पावन भूमि वनों, समुद्रों, रेगिस्तानों व बर्फ के पहाड़ों से आच्छादित है। भारत जिसकी कोख में न जाने कितने रहस्य छिपे हैं। भारत जो कि हमारा अपना है। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का इस अद्भुत शो पर जिसका नाम है भारत दर्शन, एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने एक्सप्लोर किया था नाको लेक को, तो आज हम जा रहे हैं कुछ बेहद खूबसूरत येट अनएक्सप्लोर्ड बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को देखने। बर्फ से ढके पहाड़ों की गोद में स्थित है 4 मोनास्ट्रीज का एक समूह। तो लीजिए, हम पहुंच गए हैं नाको की मोनास्ट्री में। मित्रों, हमारे दाईं ओर हम देख रहे हैं 2 प्राचीन बौद्ध स्तूप मांदनुमा संरचनाएं होती हैं, जिनके अंदर महान बौद्ध गुरुओं के रेलिक्स रखे जाते हैं और जिनका उपयोग मेडिटेट करने के लिए किया जाता है। प्रथम मोनास्ट्री तक पहुंचने के लिए हमें नाको गांव में प्रवेश करना होगा। हम खड़े हैं नाको के ऐतिहासिक बौद्ध विहार के परिसर में। इस बौद्ध विहार का निर्माण 11वीं शताब्दी के प्रथम भाग में लोचेन रिनचेन ज़ेंगपो नामक महान बौद्ध गुरु द्वारा करवाया गया था। इन्हें ही महान अनुवादक रतन भद्र के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, गुरु रतन भद्र के द्वारा कई संस्कृत रचनाओं का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया था। इस मोनास्ट्री का परिसर काफी छोटा है। चलिए प्रवेश करते हैं प्रथम चेंबर में। दीवारों पर प्राचीन पेंटिंग्स हैं, जिनमें बौद्ध देवी देवताओं को चित्रित किया गया है। ये सुंदर वॉल पेंटिंग स्थित है ग्या पग पई लाखंग नामक चेंबर में। यहाँ मौजूद मॉन्क राजपाल जी हमें बताते हैं कि हम खड़े हैं नाको मोनास्ट्री के प्रेयर हॉल में। राजपाल जी के साथ हम चलते हैं दूसरी मोनास्ट्री में। वे हमें बताते हैं कि यहाँ भगवान बुद्ध के साथ साथ तारा देवी व अन्य भिक्षुओं की भी मोनास्ट्रीज हैं, जिन्हें गोम्पास कहा जाता है। हम पहुंच गए हैं अगली मोनास्ट्री में। मोनास्ट्री पत्थर व लकड़ी दोनों के ही सम्मिलित योग से बनी हुई है। भगवान बुद्ध को शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और आगे की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। साथियों, हम बढ़ रहे हैं अपने अगले पड़ाव ताबो की तरफ। ताबो में बेहद प्राचीन मोनास्ट्रीज हैं। किन्नौर घाटी को पार करके अब हम पहुंच गए हैं स्पीति वैली में। आपको बताना चाहता हूँ कि स्पीति घाटी फेमस है अपनी बेहद खतरनाक परंतु रोमांचक रास्तों के लिए। स्पीति वैली घिरी हुई है बर्फ से ढके पहाड़ों से। दोस्तों, स्पीति वैली एक कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ है बर्फ से ढकी चोटियां और दूर दूर तक फैला पहाड़ी रेगिस्तान। प्रकृति ने पहाड़ों को अलग अलग स्वरूप प्रदान कर अपने ही कैनवस पर अलग अलग प्रकार के चित्र उकेर दिए हैं। नीचे बहती स्पीति नदी स्पीति वैली में हमारा स्वागत कर रही है। आप यहाँ से देख सकते हैं स्पीति वैली का विहंगम दृश्य। सड़कें कितनी घुमावदार हैं, बिल्कुल स्पीति नदी जैसी ही लग रही हैं। घुमावदार सड़कों पर चलकर हम पहुंच गए हैं समदो नामक स्थान पर स्थित चेक पोस्ट पर, जो 9,974 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों,
इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कारणों को मद्देनजर रखते हुए समदो में हर वाहन को परमिट लेना पड़ता है आगे जाने के लिए। हम गुजर रहे हैं होल्डिंग नामक जगह से। होल्डिंग का रास्ता काफी लैंडस्लाइड प्रोन है और पत्थरों को रोड पर गिरने से बचाने के लिए पहाड़ों की बाउंड्री को लोहे की जालियों द्वारा बांधा गया है। होल्डिंग में ही स्थित है एप्पल ऑर्चर्ड्स, जहां हिमाचल के मशहूर एप्पल्स की खेती की जाती है। इस कोल्ड डेजर्ट में एप्पल्स के हरे भरे पेड़ों को देखकर एक सुखद अनुभूति होती है। अरे यह क्या? अचानक ही पहाड़ों की मिट्टी काफी लूज व भुरभुरी हो गई है। खिड़की खोलकर आपको बाहर का दृश्य दिखाता हूँ। देखिए पहाड़ कैसा रेतीला लग रहा है। यह स्थान तो वाकई एक डेजर्ट ही है, लेकिन एक कोल्ड डेजर्ट। मगर कुदरत का करिश्मा तो देखिए, कैसे इस डेजर्ट में इस झरने का बहता पानी अपनी ही धुन में मस्त यहाँ वास करने वाले प्राणियों का पोषण कर रहा है। पर्वतराज हिमालय के शीत मरुस्थल में बहता यह झरना कोई मिराज नहीं है दोस्तों। यह तो प्रतीक है उस प्राचीन काल का, जब यह संपूर्ण क्षेत्र जलमग्न था। आपको एक रोचक जानकारी देना चाहता हूँ। स्कॉलर्स मानते हैं कि आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व यह स्थान समुद्र में डूबा हुआ था और फिर टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव के कारण जन्म हुआ हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का। इन पर्वत श्रृंखलाओं का रेतीला टेक्सचर हमें उसी समय के अवशेषों का सा आभास करा रहा है। ऐसा लगता है कि यह समुद्री रेत है जिसने पहाड़ों को ढक रखा है। इन भौगोलिक गतिविधियों का ही परिणाम है जो यहाँ पर्वतों पर इतने अद्भुत पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। जरा इस पैटर्न को तो देखिए, यह किले की दीवार का सा आभास करा रहा है। प्रकृति के रंग भी अनेक ही हैं साथियों। स्पीति नदी के साथ साथ चलते चलते हम पहुंच गए हैं ताबो के प्रवेश द्वार पर। ताबो एक छोटा सा गांव है जहां की जनसंख्या है लगभग 400। ताबो मोनेस्ट्री भारत की वह प्राचीनतम मोनेस्ट्री है जिसमें प्राचीन काल से ही पूजा की जाती रही है और भक्ति का यह सिलसिला आज तक अनवरत जारी है। मोनेस्ट्री में प्रवेश करते करते मैं सोच रहा हूँ कि इसकी ख्याति केवल इसके प्राचीन होने तक ही सीमित नहीं है, परंतु 10,637 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मोनेस्ट्री एक ऐसे धर्म का प्रतीक है जो अपने जन्मस्थल भारत से ही लुप्त होता जा रहा है। यह मठ 9 मंदिरों व केव श्राइन्स का एक समूह है। यहाँ चारों ओर हमें प्राचीन बौद्ध स्तूप दिखाई पड़ते हैं। मोनेस्ट्री के गलियारों से गुजरते हुए बौद्ध स्तूपों के बीच पत्थरों पर लिखे ये बुद्धिस्ट चैंट्स हमें एक डिवाइन वातावरण में ले गए हैं और हम इसमें खो से जाते हैं। हम देख रहे हैं मिस्टिक बंडल टेम्पल, जहां यंग मॉन्क्स को पहली दीक्षा दी जाती है। अब हम पहुंच जाते हैं गोल्डन टेम्पल में। हम देख रहे हैं प्राचीन म्यूरल्स। आज इस सुंदर चित्रकला को तिब्बतन मोनास्टिक आर्ट के रूप में जाना जाता है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि यहाँ गोल्ड डस्ट से भी आर्टवर्क किया गया है। पर्वत पर लिखा ओम मणि पद्मे हम संपूर्ण वातावरण में अलौकिक ऊर्जा का संचार कर रहा है। यह है बोधिसत्व मैत्रेय टेम्पल, जिसका शाब्दिक अर्थ है द फ्यूचर बुद्ध।
यहाँ है भगवान बुद्ध की 9.5 फीट ऊंची मूर्ति। बोधिसत्व मैत्रेय का यह स्टैचू प्रतीक है भविष्य में धर्म के पुनः परिभाषित होने का। इस मंदिर के द्वार पर अनूठी बारीक कारीगरी है दोस्तों, जो हिंदू मंदिरों की बाहरी दीवारों पर की गई कारीगरी से काफी मिलती जुलती है। यहाँ के मॉन्क हमें बताते हैं कि ताबो मोनेस्ट्री एक मंडल मोनेस्ट्री है, अर्थात यहाँ मंडल्स पाए जाते हैं। मंडल ज्यामितीय पैटर्न्स होते हैं जहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और मॉन्क्स यहीं बैठकर मेडिटेट करते हैं दोस्तों। मंडल की सकारात्मक ऊर्जा साधारण मस्तिष्क को भी एनलाइटन कर देती है। विश्व में केवल 4 ही मंडल मोनेस्ट्रीज हैं जो ताबो, सिक्किम, लद्दाख व तिब्बत में स्थित हैं। इस कारण से भी ताबो मोनेस्ट्री का बुद्धिज्म में एक विशिष्ट स्थान है। हम खड़े हैं काल चक्र स्तूप के बाहर, जिसका निर्माण 14वें दलाई लामा के द्वारा संपन्न करवाया गया था। काल चक्र स्तूप के अंदर अस्त्र शस्त्रों के अलावा रेलिक्स आदि भी रखे जाते हैं। इस काल चक्र में हम हिंदू टेम्पल्स की आर्किटेक्चरल स्टाइल का प्रभाव साफ देख रहे हैं। स्तूप की बाहरी दीवारों पर कीचक नुमा राक्षस दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने स्तूप का भार उठा रखा है, किंतु कीचक का स्वरूप कुछ ड्रैगन नुमा है। काल चक्र स्तूप की बाहरी दीवार पर लगे प्रेयर व्हील्स को घुमाकर सोचते हैं कि यह एक विडंबना ही है कि बौद्ध धर्म, जिसका जन्मस्थल भारत है, वह आज केवल उत्तरी भारत के सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों तक ही सिमट गया है। कामना करता हूँ कि ऐसी मोनेस्ट्रीज की महिमा सदा सदा बनी रहे, वह बौद्ध धर्म अपनी विलुप्त होती जड़ों को वापस सुदृढ़ करने में सफल हो। तो इसी के साथ आज की इस बेहद भावपूर्ण यात्रा को यहीं विराम देते हैं। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय मैं आपका हमसफर दोस्त ऋतुराज देवांग आपको ले चलूंगा आगे की यात्रा पर, इस अद्भुत शो पर जिसका नाम है भारत दर्शन, एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट टिल वी मीट नेक्स्ट वीक।